भविष्यवाणी यानी कि प्रिडिक्शन की बात जब भी हमारे सामने आती है, हमारे दिमाग में तुरंत ही 2 या 3 नाम उभर कर आते हैं। नंबर 1 द सिम्पसन कार्टून, नंबर 2 बाबा वांगा और नंबर 3 नॉस्ट्रेडामस। बट द क्वेश्चन इज दिस कि यही नाम क्यों? देखो गाइज, आपको पता हो या फिर ना पता हो, लेकिन ये तीनों ही पर्सनैलिटीज अपने काम से ज्यादा अपनी सच हुई भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती है। जहां पर द सिम्पसन्स कार्टून ने तो इस हद तक की सटीक भविष्यवाणियां की है कि जिनके बारे में आज तक भी लोग एक तरीके से हिले हुए हैं। तो वही बात बाबा वांगा और नॉस्ट्रेडामस की जाए तो ये भी किसी भी एंगल से पीछे नहीं बैठते, क्योंकि बात अगर इनकी भविष्यवाणियों की जाए तो इन्होंने आज तक भी जितनी भी प्रिडिक्शन की है उनमें से ऑलमोस्ट 80% सच साबित हुई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है और वो ये है कि क्या वास्तव में इन लोगों के पास कोई ऐसी सुपर पावर या फिर टाइम मशीन थी जिससे ये भविष्य के बारे में पहले ही जान लेते थे, या प्रैक्टिकली इन्होंने चीजों को तोड़ मरोड़ के ऐसे दुनिया के सामने रखा कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को भ्रम भी सच लगने लगा। वेल गाइस, आज की ये वीडियो पूरे लॉजिकल माइंडसेट के साथ इसी चीज को आपके सामने प्रूफ करेगी। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए विद प्रूफ ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुछ लोगों की भविष्यवाणियां सच साबित हो कैसे जाती है। साल 1987 यूएसए के लोगों और बच्चों में एंटरटेनिंग वैल्यू को प्रोवाइड कराने के लिए एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज द सिम्पसन्स को पब्लिश किया जाता है। इंटरेस्टिंगली, अपने रिलीजिंग टाइम के सिर्फ 2 साल के बाद ही ये शो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और इसलिए साल 1989 में इसे एक फुल टाइम कार्टून शो सीरीज की तर्ज पर पूरी कंट्री में टेलीकास्ट किया जाना स्टार्ट कर दिया जाता है। बट Here is a catch। असल में इस शो के पॉपुलर होने के कुछ सालों के बाद ये शो अचानक से अपनी एंटरटेनिंग वैल्यूज और एनिमेशन की वजह से नहीं, बल्कि इसमें दिखाए गए कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से पॉपुलर होने लगा जो आगे चलकर सच साबित होने लगे। एंड बाय द वे, अगर आपको ये चीज काफी ज्यादा अटपटी लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल डेटा के अनुसार आज तक इस शो ने जितनी भी प्रिडिक्शन की है उनमें से 25 घटनाएं सच साबित हुई हैं, जिसमें वीडियो कॉलिंग का फीचर आना, 9/11 टाइटन सबमर्सिबल का डूबना और साल 2019 में पूरी दुनिया में फैली हुई उस महामारी की घटनाएं भी शामिल हैं जिसने पूरी दुनिया को लॉक कर दिया था। तो क्या इस बेसिस पर यह माना जा सकता है कि इस शो के मेकर्स के पास कोई ऐसी टाइम मशीन भी मौजूद थी जिसमें वो बैठकर पहले से ही भविष्य में होने वाली चीजों को प्रेडिक्ट करके अपने शो के अंदर डाल देते थे? वेल गाइज, अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल यस, बट साइंटिफिकली ऐसा नहीं था। क्यों? चलो विद प्रूफ उसे भी प्रूफ करता हूं। देखो गाइस, ह्यूमन साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जिसे बैकफायर इफेक्ट या फिर कंफर्मेशन बायस इफेक्ट कहा जाता है और इस शो की ऑलमोस्ट सभी प्रिडिक्शन इसी चीज का ही नतीजा है। असल में देखो, इन दोनों ही इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम इंसानों का दिमाग उस इंसिडेंट को पास्ट की चीजों से रिलेट करना स्टार्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अगर आज की डेट में मैं आपके दिमाग में बस ये बात डाल दूं कि आप भाई काफी ज्यादा लकी हो और उस कंडीशन में एक दिन रोड पर आपकी पॉकेट से 500 रुपए का नोट गिर जाता है, तो क्योंकि आपने खुद को और अपने दिमाग को यह समझा रखा है कि आप काफी ज्यादा लकी हो, तो आपका थॉट प्रोसेस उसी तरीके से काम करेगा, जिसमें आपको इस बात का दुख नहीं होगा कि आपकी पॉकेट से 500 रुपए गिरे, बल्कि आप ये सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा है, सिर्फ 500 रुपए पर ही बीती, मेरा स्मार्टफोन या फिर पूरा वॉलेट बाहर नहीं गिरा। बट जस्ट इन केस अगर आपने खुद से ये बोल रखा है कि भाई मैं तो काफी ज्यादा अनलकी हूं और मेरा कुछ भी नहीं होता, और यही सेम सिनेरियो उस समय आपके साथ होता है, तो उस कंडीशन में आप स्मार्टफोन या फिर वॉलेट के बारे में नहीं, बल्कि आप उस 500 रुपए के नुकसान के बारे में सोचोगे और खुद से ये बोलोगे कि देखा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और देखो, ये बिल्कुल सटीक एग्जांपल है बैकफायर इफेक्ट और कंफर्मेशन बायस का, जहां पर अगर हमारा दिमाग एक चीज को बिल्कुल सच मान लेता है तो वो एड़ी चोटी तक का जोर लगाता है 2 इंसिडेंट्स के बीच के कनेक्शन को जोड़ने का। अब देखो, बात अगर इस कार्टून शो की जाए तो देखो, ये शो बहुत लंबे समय तक टीवी पर चला है, जिसकी वजह से इस शो में बहुत से ऐसे सीन्स और एपिसोड भी मौजूद है जो कि आपको अलग अलग वैरायटी या फिर सब्जेक्ट के ऊपर बनते हुए नजर आते हैं। अब इस केस में अगर कोई इंसान ये सोचे ही बैठा है कि भाई इस शो में जो भी दिखाया जाता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो सच ही साबित होता है, तो नो डाउट, क्योंकि इस कंडीशन में आपके पास रॉ मटेरियल ही इतना ज्यादा है, तो आप किसी न किसी एपिसोड के किसी न किसी सीन से प्रेजेंट डेट में होने वाले इंसिडेंट को लिंक कर ही लेंगे। और यही है इस शो की भविष्यवाणियों की असली हकीकत। कैसे? चलो विद एग्जांपल वो भी प्रूफ करके दिखाता हूं।
तो देखो गाइस, जब इस शो में 9/11 से जुड़े हुए इंसिडेंट को दिखाया गया तो इस शो में सिर्फ इतना ही दिखाया गया कि भाई एक मैगजीन है जिसके ऊपर $9 लिखा हुआ है और पीछे 2 बिल्डिंग्स मौजूद है जो कि 11 बनाती हैं। और इसे ही देखकर तुरंत ही लोगों ने ये रिलेट किया कि भाई 11 तारीख और 9वें महीने में ट्विन टावर के साथ हुई वो घटना इस शो के मेकर्स ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। बट गेस व्हाट, कि अगर इस पॉइंट पर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, क्योंकि अगर हम इस इमेज में कुछ भी चेंज ना करके सिर्फ डेट देखने के पैटर्न को अमेरिकन पैटर्न से इंडियन पैटर्न और यूके पैटर्न में शिफ्ट करें तो इस कंडीशन में ये तारीख 9 नवंबर को दिखाती है। तो अगर बाई चांस ये इंसिडेंट सितंबर में ना होकर नवंबर में किसी बस के साथ होता तब भी यही इमेज रेलेवेंट होती। अब इस चीज को भी छोड़ दिया जाए और ये मान ले कि बाई चांस उस दिन ये चीज नहीं हुई होती और भविष्य में 9 मिनट या फिर 9 सेकंड के लिए भी पूरी ही दुनिया का इंटरनेट बंद होता, भाई तब भी मैं इस इमेज से उस भविष्यवाणी को लिंक कर सकता हूं, क्योंकि उस कंडीशन में अब हम 9 मिनट या फिर 9 सेकंड को इस $9 से कंसीडर करेंगे और पीछे दिख रही ये टावर अब यहां पर 11 बनाने की बजाय पॉज वाले सिंबल को बनाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि हम इंसानों का दिमाग एक ही चीज से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज या फिर प्रेडिक्शन को जनरेट कर सकता है। लेकिन यहां पर एक सवाल जो फॉर श्योर आपके दिमाग में आया होगा वो ये है दोस्तों कि भाई चलो मान लेते हैं, लेकिन अगर शो के मेकर्स को 9/11 वाले इंसिडेंट को नहीं दिखाना था तो भाई उन्होंने इस इमेज को अपने शो में टेलीकास्ट किया ही क्यों? तो चलो गाइज, अब वो बताता हूं जो आपको किसी और चैनल पर सुनने को कभी भी नहीं मिलेगा। असल में साल 1997 में ट्विन टावर को न्यूयॉर्क के लिए काफी फेमस लैंडमार्क बनाने के लिए एक स्पेशल बस सर्विस स्टार्ट हुई थी जो सिर्फ $9 में आपको ट्विन टावर तक लेकर जाती थी। अब जब ये चीज हुई तो बहुत से वहां के लोगों ने इस चीज का ये कह के मजाक उड़ाया कि भाई एक तो हम ट्विन टावर को काफी फेमस कंसीडर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसका जो कॉस्ट है या फेयर है वो सिर्फ $9 चीप हो कैसे सकता है। और इसी इंसिडेंट को हाईलाइट करने के लिए इस शो के मेकर्स ने इस इमेज को उस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर टेलीकास्ट किया था। लेकिन देखो, इस पॉइंट पर भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो भाई मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इस शो ने विजुअली भी बहुत सी चीजों को समय से पहले हूबहू प्रेडिक्ट करके दिखाया था। जैसे अगर आपको याद हो तो ट्रम्प का ये एस्केलेटर वाला सीन या फिर इस जलते हुए ग्लोब पर हाथ रखने वाला सीन। तो इस कंडीशन में अगर हम अभी तक ये मान ले कि चलो ठीक है, प्रेडिक्शन जो भी है वो सिर्फ हमारे दिमाग का ही लोचा है, तब भी भाई हम इन एविडेंसेस को निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड ऑनेस्टली गाइज, इसी चीज ने लिटरली मेरी रातों की नींदें उड़ा दी। लेकिन गाइज, वो कहते हैं ना कि जब दिल से आप किसी चीज की सच्चाई को ढूंढने का ट्राई करो तो सच्चाई खुद ब खुद चल कर आती है, और वही हुआ प्रैक्टिकली मेरे साथ। तो चलो गाइज, विद प्रूफ इस रियलिटी को भी आज मैं एक्सपोज करता हूं। एक्चुअली गाइज, इन सारे ही इवेंट्स की सटीक भविष्यवाणियों को समझने से पहले मुझे और आपको चलना पड़ेगा एक फैशन शो में। एक्चुअली गाइज, साल 2021 में पेरिस में एक फैशन शो को आयोजित किया गया था, जिसे अगर आप डीपली देखोगे तो यहाँ पर आपको मॉडल्स सेम वही ड्रेस पहनी हुई नजर आएंगी जो इस कार्टून शो में कैरेक्टर्स को कई साल पहले पहनवाया गया था। अब देखो, जब ये चीज हुई तो उस समय भी बहुत से लोगों ने क्लियरली ये बोला था कि भाई देखो, इस शो ने एक बार फिर से फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया है। बट द कोर रियलिटी इज दिस कि इस बार सच्चाई जैसे हमारे सामने परोसी गई वो वैसी थी नहीं। एक्चुअली गाइज, साल 2021 में इस शो को बैलेंसियागा ने ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद खुद उन्होंने सामने आकर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भाई हमने खुद से सिम्पसन्स कार्टून शो में दिखाई गई ड्रेसेस के पैटर्न को कॉपी करके इस फैशन शो को रिक्रिएट किया है। यानी कि टेक्निकली इस शो ने कोई प्रिडिक्शन नहीं करी थी, बल्कि सिर्फ कुछ लोगों ने अटेंशन पाने के लिए इस शो में दिखाई गई चीजों को रिक्रिएट किया था। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि ट्रम्प का एस्केलेटर से नीचे उतरने वाला सीन और ये फोटोग्राफ भी रिक्रिएशन का ही प्रूफ है? मे बी यस। और ऐसा देखो मैं नहीं बल्कि खुद कुछ यूएस एक्सपर्ट्स बोलते हैं। असल में देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि इंडिया में ये शो जितना पॉपुलर नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा पॉपुलर ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, और जहां पर लिटरली बहुत बड़े लोगों का तबका ये मानता है कि भाई ये शो सच में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। अब इस पॉइंट पर आप खुद अपना लॉजिकल दिमाग लगाकर ये सोचिए कि अगर इस शो में किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कोई सीन लगाया गया है और वही इंसान उसी सीन को हूबहू चैनल के सामने रिक्रिएट कर दे, तो ऑलरेडी बहुत से लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये शो फ्यूचर ही दिखा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि वो इंसान इसे रिक्रिएट करेगा क्यों? असल में देखो गाइस, अगर आपने इस एपिसोड को पूरा देखा होगा तो इसी एपिसोड में आगे चलकर यह बताया गया था कि जो इंसान एस्केलेटर से नीचे उतर रहा है वही आगे चलकर उस देश का प्रेसिडेंट बनता है। अब अगर एक इंसान इसी सीन को किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर रिक्रिएट कर दे
तो बिंगो, वो ऑलरेडी लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेल चुका है और सबकॉन्शियसली उसे वो लोग एहसास दिला चुके हैं कि आगे आने वाले जनरल इलेक्शन में विनर होगा कौन। तो मोस्ट प्रोबेबली अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे आज की डेट में इस शो को एक तरीके से मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बट गाइज, इस चीज के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है कि ये चीज कभी भी बैकफायर कर जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लास्ट यूएस जनरल इलेक्शन में इसी कार्टून शो की भर भर कर ऐसी क्लिप भी चलाई गई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि इस बार एक लेडी यूएस की प्रेसिडेंट बनेगी। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब ये चीज हुई तो किसी भी इंसान ने पॉइंट आउट करके ये नहीं बोला कि देखो इस शो की भविष्यवाणियां गलत भी साबित होती है। क्योंकि देखो, अगर ये चीज दुनिया के सामने लाई जाती तो बहुत से लोगों का वो भ्रम जो सालों से धीरे धीरे उनके दिमाग के अंदर डेवलप किया गया था वो एक ही झटके में टूट जाता। सो आई थिंक अब बहुत हद तक आपको इस शो की प्रिडिक्शन की रियलिटी काफी हद तक समझ में आ चुकी होगी। बट व्हाट अबाउट बाबा वोंगा और नॉस्ट्रेडामस? क्योंकि भाई वो कोई पब्लिक मेकर या फिर शो मेकर तो थे नहीं, वो थे असली के ऐसे भविष्यवक्ता जिनकी लाइफ की 80% भविष्यवाणियां सच साबित हुई। तो आखिर एक इंसान ये कर कैसे सकता था? चलो इस चीज को भी डिकोड करते हैं। एक्चुअली गाइज, ये दो पर्सनैलिटीज ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिनकी लाइफ पर अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये दोनों फेमस ही इसलिए हुए थे क्योंकि ये जिन जिन भविष्यवाणियों को बताते थे उनमें से ऑलमोस्ट 80% सच साबित होती थी और इसलिए आज भी फ्यूचर प्रेडिक्शंस कैटेगरी के अंदर इन लोगों को काफी ज्यादा सीरियस लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बाबा वोंगा ने 9/11 की घटना, चेर्नोबिल इंसिडेंट और यूरोप में टेररिज्म बढ़ने की भविष्यवाणियां कई साल पहले ही कर दी थी। जबकि बात अगर नॉस्ट्रेडामस की जाए तो इन्होंने नाजीज का उदय, एटॉमिक बम और जो वर्ल्ड वॉर हुई थी इसके बारे में भी कई साल पहले ही लोगों के सामने अपने विचार रखे थे, जिसके चलते हुए आज भी इन्हें काफी ज्यादा सीरियस फ्यूचर प्रिडिक्टर्स के तर्ज पर माना जाता है। लेकिन गाइस, कहानी में यहाँ पर भी झोल है। एक्चुअली गाइस, अगर आप इन दोनों ही पर्सनैलिटीज की भविष्यवाणियों पर रिसर्च करेंगे तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि इन दोनों ने ही अपनी भविष्यवाणियों को वेग लैंग्वेज में किया है। अब ये वेग लैंग्वेज क्या होती है, पहले जरा इसे समझिए। असल में बेसिकली जब भी कोई भी स्टेटमेंट अनसर्टेन या फिर अनक्लियर होता है और उसे इस तरीके की लैंग्वेज में बोला जाए कि सुनने वाला उसे किसी भी वे में रिलेट कर ले तो प्रैक्टिकली उसे ही वेग लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आज इस वीडियो में बैठकर मैं ये बोलूं कि भविष्य में एक ऐसा दौर आएगा जब हाड़ मांस से बने हुए मनुष्य गिर जाएंगे, तो पर्टिकुलरली मैंने ये नहीं बताया है कि भविष्य में वो दौर कब आएगा और ना ही मैंने स्पेसिफिक किसी इंसिडेंट की बात करी है। तो मेरा ये स्टेटमेंट वेग लैंग्वेज के अंदर कंसीडर किया जाएगा, जिसे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पर भी रिलेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए 2 या 3 सालों के बाद कुछ ऐसा होता है कि कोई पॉपुलर बिल्डिंग ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसमें इंसान मौजूद हो, तो आप मेरे इस स्टेटमेंट को वहां से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इस स्टेटमेंट मैंने बोला था कि हाड़ मांस से बने हुए मनुष्य गिर जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपको इसमें मजा नहीं आ रहा है और बाई चांस आगे चलकर कोई प्लेन क्रैश कर जाता है, तब भी आप मेरे इस स्टेटमेंट को उससे जोड़कर देख सकते हैं। चलो अब ये मान लेते हैं कि भाई अभी भी मजा नहीं आया और जस्ट इन केस आगे आने वाले समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है और वहां पे लोग सरवाइव नहीं कर पाते, भाई उस कंडीशन में भी आप मेरे इस स्टेटमेंट को वहां से रिलेट करके देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मेरे इस स्टेटमेंट को किसी भी घटना से जोड़कर देख सकते हो, क्योंकि मेरा ये पूरा ही स्टेटमेंट अनक्लियर है। अब देखो, बात अगर बाबा वोंगा और नॉस्ट्रेडामस की जाए तो नो डाउट उनके स्टेटमेंट में फ्यूचर की बात तो बार बार आती है, लेकिन वो पर्टिकुलर फ्यूचर कब होगा और उसमें एग्जैक्टली क्या होगा, भाई आज तक भी ये क्लियर हमें पढ़ने को नहीं मिलता। साथ ही साथ इन दोनों की भविष्यवाणियां इसी तरीके से घुमा फिरा कर एक ऐसी लैंग्वेज में की गई है कि आप अगर चाहो तो इसे किसी भी इंसिडेंट से रिलेट करके देख सकते हो, और इसे ही साइकोलॉजी में हाइडेनसाइड बायस कहा जाता है। एग्जांपल के लिए नॉस्ट्रेडामस ने यह कहा था कि धातुओं के 2 बड़े पक्षी आकाश में उड़ेंगे और 2 महान भाइयों को गिरा देंगे, तब महान युद्ध होगा। अब देखो, यहाँ पर ही मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसी स्टेटमेंट को 3 अलग अलग इंसिडेंट से रिलेट करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए इसको मैं 9/11 से जोड़
छोड़कर देखूं तो दो महान भाई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर, धातुओं के दो पक्षी यानी कि हाईजैक किए गए दो प्लेन, महान युद्ध यानी कि उसके बाद यूएस ने टेररिज्म के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा था। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इसको हूबहू हिरोशिमा और नागासाकी वाले इंसिडेंट से भी रिलेट कर सकता हूं, जहां पर दो महान भाई होंगे जापान के दो बड़े शहर, धातुओं के दो पक्षी होंगे एटॉमिक बॉम्ब गिराने वाले B-29 बॉम्बर्स और महान युद्ध होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और अभी भी अगर मेरा मन ना भरे तो मैं इसे एक और इंसिडेंट से जोड़ सकता हूं, जहां पर अब दो महान भाई होंगे यूएस और सोवियत यूनियन, धातुओं के दो पक्षी यानी कि मिसाइल और एटॉमिक बॉम्ब, महान युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। एंड जेन्युइनली आज की डेट में हम इंसान सिर्फ यही कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास कोई ऐसी सुपर पावर मौजूद है कि मैं एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होगा वो देख सकता हूं, तो फिर मैं अपनी बुक में ऐसा अजीब सा या फिर अनक्लियर स्टेटमेंट क्यों लिखूंगा? भाई मैं सीधा सीधा लाइन में बोलूंगा कि इस साल ये होगा, रादर देन कि मैं पहेलियां बुझाऊं कि देखो सदी के अंत में वैसा होगा तब जाकर ऐसा होगा। और बाई चांस अगर मैं फिर भी इसी तरीके की पहेलियां बुझा रहा हूं तो भाई मैं खुद से इस बात की फ्रीडम दे रहा हूं कि आप अगर चाहो तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मेरे इस स्टेटमेंट को कहीं से भी जाकर रिलेट कर दो। और अगर ऐसा है तो इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान, आप, मैं या फिर कोई भी, भाई हर कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। अब देखो गाइस, इन सारी ही चीजों को रैप अप करने से पहले यहां पर मैं क्लियरली बोल दूं कि भाई मैं किसी की भी सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं ये बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें फर्जी हैं। मैं बस आपको सिक्के की दूसरी वो साइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो प्रैक्टिकली मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कोई भी इंसान आम लोगों तक इसे शेयर करता क्यों नहीं। वेल गाइस, इसके बाद भी फाइनल वर्डिक्ट आपके पास ही है। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में कुछ लोगों के पास ऐसी सुपरनेचुरल पावर होती है या फिर कोई ऐसी टाइम मशीन है जिसकी वजह से वो फ्यूचर देख पाते हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का ही खेल है और लोगों के बीच जो भ्रम होते हैं सिर्फ उसे ही सच बताया जाता है? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे उतना ही ज्यादा अच्छा है। विद प्रूफ इन्हीं तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं एक और एपिसोड के साथ। जब तक आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जय हिंद।